हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास की अपनी लास्ट वीडियो में हमने अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण के बारे में पढ़ा था। उसके प्रकार पढ़े थे, जो भी था पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभिप्रेरणा। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि मोटिवेशन क्या होता है। ठीक है, 2017-18 में आ चुका है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अब अगर हम अभिप्रेरणा शब्द की बात करें तो यह अंग्रेजी भाषा की मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह मोटिवेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, अर्थात गति करना। ठीक है, अगर हम अप्रेरणा शब्द की बात करें तो आपको क्या लिखना है कि जो अप्रेरणा शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द का क्या है, हिंदी रूपांतरण है। यह मोटिवेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द मोटम से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है टू मूव, यानी कि गति करना। ठीक है, इतना लिख देंगे। ऐसी प्रक्रिया जिसके बाद व्यक्ति गतिशील हो या सक्रिय हो जाता है, अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा को सीखने का हृदय, सीखने का स्वर्ण पथ और सीखने का मुख्य कारक भी कहा जाता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि सीखने का हृदय किसको कहा जाता है, या सीखने का स्वर्ण पथ किसको कहा जाता है, या सीखने का मुख्य कारक किसको कहा जाता है। तो अभिप्रेरणा या मोटिवेशन को क्या कहा जाता है, सीखने का स्वर्ण पथ, सीखने का हृदय और सीखने का मुख्य कारक कहा जाता है। क्योंकि होता क्या है, जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो वो व्यक्ति कैसा हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है, गतिशील हो जाता है। ठीक है, कार्य करने के लिए तत्पर रहता है कि हाँ अब तो मैं करना ही करना है, अब तो बस ये पा ही लेना है। ठीक है, तो इसलिए अब प्रेरणा को क्या कहा जाता है, सीखने का हृदय कहा जाता है। क्योंकि इससे क्या होता है, सीखना थोड़ा आसान हो जाता है, मोटिवेट हो जाते हैं, तो हम मेहनत करते हैं, थोड़ा-सा फ़ोकस करते हैं उस चीज़ पे, सीखने के लिए कोशिश करते हैं और जल्दी सीख जाते हैं चीज़ों को। तो इसलिए इसे सीखने का हृदय, सीखने का स्वर्ण पथ और सीखने का मुख्य कारक कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि मोटिवेशन शब्द जो है, वो लैटिन भाषा के शब्द मोटम से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, और टू मूव का अर्थ होता है गति करना। ठीक है? प्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एक मानसिक प्रक्रिया है। यह किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए अंदर से प्रोत्साहित करती है और तब तक प्रेरित करती है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो सके। ठीक है? तो प्रेरणा क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है जो किसी भी व्यक्ति को क्या करने के लिए प्रेरित करती है? तो कार्य करने के लिए अंदर से प्रेरित करती है और तब तक प्रेरित करती है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जैसे क्या है कि टीचर आपको मोटिवेट करते हैं कि आप एग्ज़ाम अच्छे से दो, और तब तक मोटिवेट करते हैं तब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। ठीक है? आप एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर लेते। तो ये होता है अप्रेरणा। परिभाषाएँ देख लेते हैं, कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने परिभाषाएँ दी हैं। तो पहली है आपकी स्किनर के अनुसार। स्किनर ने कहा कि अप्रेरणा जो है सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। सिंपल सी डेफिनिशन है, कई बार आती है, ठीक है? टैट-टैट में भी आपसे पूछ ली जाएगी कि अप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, किसने कहा है? 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो स्किनर का ये कथन है। स्किनर ने कहा था कि जो अप्रेरणा है वो सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। ठीक है? गुड महोदय ने क्या कहा? तो गुड महोदय ने कहा कि प्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि गुड महोदय ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रेरणा जो है वो किसी कार्य को आरंभ करने के लिए, मतलब स्टार्ट करने के लिए और उसे जारी रखने के लिए और नियमित करने की एक प्रक्रिया है। सिंपल सी दोनों डेफिनेशन है। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। तो गुड महोदय के अनुसार क्या है कि प्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। अगर हम अप्रेरणा के प्रकार देखें कि अप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, ठीक है? 2018 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो अप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, पहली जन्मजात और प्राकृतिक अप्रेरणा, और दूसरी है कृत्रिम और अर्जित अप्रेरणा। ठीक है? तो 2 प्रकार की कौन-सी हमने बाँट रखी है? तो प्राकृतिक और जन्मजात, जो जन्म से होती है, ठीक है? जन्म से हम मोटिवेट होते हैं जिस चीज़ के लिए, ठीक है? तो प्राकृतिक और जन्मजात अप्रेरणा, और दूसरी होती है कृत्रिम और अर्जित अप्रेरणा। ठीक है? पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक अप्रेरणा की, जिसे हम लोग जन्मजात अभिप्रेरणा भी कह देते हैं। तो इसमें पहला आता है मनोदैहिक अप्रेरणा, दूसरा सामाजिक अभिप्रेरणा और व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। इनके बारे में जान लेते हैं कि मनोदैहिक अभिप्रेरणा क्या होता है। तो मनोदैहिक अभिप्रेरणा की अगर हम बात करें, तो ये प्रेरणाएँ मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क से संबंधित होती हैं। इस प्रकार की प्रेरणा मनुष्य को जीवित रखने के लिए आवश्यक है, जैसे खाना-पीना, काम आदि। तो ये मनोदैहिक में आ जाती है। जो शरीर से आपके संबंधित होती है, तो वो मनोदैहिक अप्रेरणा कहलाती है, जो आपको जीने के लिए मोटिवेट करती है। अब होता क्या है कि आप घर पे पड़े रहेंगे, तो आपको ऐसे तो कुछ नहीं मिलेगा। खाना खाने के लिए आपको कमाना पड़ेगा, और कमाने के लिए जो मोटिवेशन होता है, वो किस में आ जाएगा? मनोदैहिक में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि खाना हमें तभी मिलेगा जब हम मेहनत करेंगे। तो इसके लिए जो हमें चीज़ प्रेरित कर रही है अंदर से, वो कैसी प्रेरणा कहलाएगी? वो मनोदैहिक कहलाएगी या प्राकृतिक कहलाएगी। ठीक है? तो प्राकृतिक अप्रेरणा में क्या है? 3 चीज़ें आती हैं, मनोदैहिक, सामाजिक और व्यक्तिगत। मनोदैहिक की बात करें तो ये वे प्रेरणाएँ होती हैं जो मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क से संबंधित होती हैं। ठीक है? तो शरीर से संबंधित जो प्रेरणा होती है वो मनोदैहिक कहलाती हैं। इस प्रकार की प्रेरणा मनुष्य को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। इनमें क्या-क्या आ जाएगा? तो एग्ज़ाम्पल में खाना-पीना, काम करना, सोना, ये सारी प्रेरणा हो जाएँगी। ठीक है? सामाजिक अगर हम प्रेरणा की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है सामाजिक प्रेरणा में?
तो सामाजिक प्रेरणा में क्या है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जिस समाज में रहता है, वही समाज व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करता है। ये प्रेरणाएँ व्यक्ति को समाज के वातावरण से प्राप्त होती हैं। ठीक है? अब कुछ प्रेरणाएँ ऐसी होती हैं जैसे कि आप एक समाज में रह रहे हैं, तो आप कुछ अपेक्षाएँ रखते हैं अपने समाज से कि आपको ये चीज़ें मिलनी चाहिए। ठीक है? दूसरों से स्नेह मिलना चाहिए, प्रेम मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। तो ऐसी प्रेरणा जो होती है, वो कैसी कहलाएगी? ये सामाजिक प्रेरणा कहलाएगी, क्योंकि सम्मान सभी को चाहिए होता है। आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपको पूरी गली में आपके सब लोग गाली दें, ठीक है? आप ऐसा नहीं चाहेंगे। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं कि हम अच्छा काम करें ताकि मेरी इज़्ज़त बनी रहे गली में, ठीक है? मोहल्ले में, समाज में जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ पर हमारी इज़्ज़त बनी रहे। तो ये सामाजिक प्रेरणा कहलाती है, ठीक है? तो वही कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह जिस समाज में रहता है, वही समाज व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करता है। मतलब जैसे समाज में रहेगा, तो वैसे ही उसका व्यवहार होगा। अब मान लीजिए सभी मक्कार हैं गली में, ठीक है? मोहल्ले में, समाज में, तो फिर आप भी वैसे ही बन जाएँगे। अगर सभी अच्छे हैं, तो आप भी अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, आप भले ही कैसे भी हों, ठीक है? आप भी चाहेंगे यार सबको इज़्ज़त मिलती है, हमें भी उतनी इज़्ज़त मिले, तो हम उस तरीके से काम करें। ठीक है? तो ये प्रेरणाएँ व्यक्ति को समाज के वातावरण से प्राप्त होती हैं और इनमें एग्ज़ाम्पल में क्या आ जाएगा? तो इसमें स्नेह, प्रेम, सम्मान आदि ये सारी आ जाती हैं सामाजिक प्रेरणा में। फिर आता है आपका व्यक्तिगत प्रेरणा। व्यक्तिगत प्रेरणा की अगर हम बात करें, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर ही व्यक्तिगत प्रेरणाएँ जो होती हैं वो भिन्न-भिन्न होती हैं। ठीक है? तो व्यक्ति की भिन्नताएँ हमने पढ़ी थी कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस उसमें देखने को मिलते हैं। तो व्यक्तिगत प्रेरणा क्या है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर व्यक्तिगत प्रेरणाएँ भी जो होती हैं, अलग-अलग व्यक्ति में अलग-अलग होती हैं। इनमें क्या आ जाएगा जैसे रुचि है, दृष्टिकोण है, नैतिक मूल्य है आदि। ठीक है? हर व्यक्ति के नैतिक मूल्य अलग-अलग हो सकते हैं। ठीक है? दृष्टिकोण अलग-अलग हो सकता है, रुचि अलग हो सकती है। ठीक है? जैसे क्या है कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो हर व्यक्ति का मोटिव अलग रहता है। कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है? रुचि हर चीज़ में अलग-अलग हो सकती है, हो सकता है किसी चीज़ में किसी का ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी का कम है। तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उसमें हम लोग वैसे ही मोटिवेट होते हैं चीज़ को लेकर। ठीक है? तो ये हो गई कैसी प्राकृतिक प्रेरणा। ठीक है, तो ये प्राकृतिक अप्रेरणा में आ जाएगा ये तीनों चीज़। अब हम जान लेते हैं कि अप्रेरणा में परिपक्वता का क्या महत्व है, ठीक है? मैच्योरिटी का क्या महत्व है अभिप्रेरणा में। विद्यार्थियों में प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाए, जिससे वे शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसलिए प्रेरणा में परिपक्वता महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम बात करें कि आप किसी को प्रेरित कर रहे हैं, किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, तो आपको क्या है कि पता होना चाहिए वो कितना मैच्योर है, उस हिसाब से आप उसे क्या करें, मोटिवेट करें। तो परिपक्वता का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या है कि उस बच्चे की जिसे आप मोटिवेट कर रहे हैं, उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति आपको पता हो, ठीक है? उसके हिसाब से ही आप क्या कर सकते हैं, उसे मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे वो बच्चा शिक्षा ग्रहण कर पाएगा अच्छे से और मैच्योरिटी होगी उसके अंदर, तो वो उस हिसाब से मोटिवेट होगा, ठीक है? तो ये है प्रेरणा में परिपक्वता। अब कुछ विधियाँ देख लेते हैं। अब प्रेरित करने की विधियाँ मतलब कौन-कौन सी विधियाँ हैं जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। तो देखिए पहला है सामूहिक कार्य, ठीक है? सामूहिक कार्य देखिए बच्चों को क्या करेंगे ग्रुप में बाँट दें आप, ठीक है? सामूहिक कार्य दे दें तो इससे बच्चे मोटिवेट होते हैं। दूसरा है कि प्रतिद्वंद्विता या प्रतियोगिता, ठीक है? कोई कॉम्पिटिशन वगैरह आप करा दें, जैसे मेहंदी कॉम्पिटिशन हो जाता है, ठीक है? विद्यालय में करा दिया जाता है या मान लिया डिबेट करा दी जाती है, कोई कई सारे कॉम्पिटिशन होते हैं, आप उन्हें करा के क्या कर सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। तीसरा है कि पुरस्कार या दंड दे के, ठीक है? आप उसे कोई गिफ्ट वगैरह दे दें, प्राइज़ वगैरह दे दें या दंड से उसे डरा के आप कोई भी काम करवा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। फिर है खेल, खेल के माध्यम से बच्चे मोटिवेट होते हैं, खेल के माध्यम से आप कोई भी कार्य करा सकते हैं। फिर है कि उत्साहवर्धन करके बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। लक्ष्य का निर्धारण करके आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं कि आपको ये लक्ष्य आपने निर्धारित कर दिया कि इतने परसेंट आपको मार्क्स लाने ही लाने हैं, ठीक है? तो बच्चा उस हिसाब से मोटिवेट होगा। तो ये कुछ विधियाँ हैं जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, बच्चों को या स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। अब विभिन्न प्रकार के प्रेरक देख लेते हैं, मतलब कौन-कौन से ऐसे प्रेरक हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? कई सारे प्रेरक हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, ठीक है? तो उन्हीं प्रेरकों के हमें नाम पढ़ने हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले आता है जन्मजात प्रेरक। कुछ जन्मजात प्रेरक होते हैं, उनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि आपको किन्हीं 3 जन्मजात प्रेरकों के नाम लिखने हैं। तो जो जन्म से होते हैं जैसे भूख है, प्यास है, निद्रा है, विश्राम है, ये जन्मजात प्रेरक हैं। इनकी हमें आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है और इसके लिए हम हमेशा मोटिवेट रहते हैं। जैसे भूख लगती है तो हमें एकदम खाना चाहिए ही चाहिए है, ठीक है? प्यास लगी तो पानी पीना ही है, ठीक है? आराम करना ही है, सोना ही है। तो ये जन्मजात प्रेरक में आते हैं। फिर आते हैं स्वाभाविक प्रेरक। स्वाभाविक प्रेरक में क्या है कि खेलना है, सुख प्राप्त करना है, ठीक है? खुश रहने का अधिकार सभी को है, तो ये स्वाभाविक प्रेरक में आ जाएगा। खेलना स्वाभाविक प्रेरक में आ जाएगा। जैविक प्रेरक की बात करें तो क्रोध, भय और प्रेम, ये जैविक प्रेरक हैं, ठीक है? कैसे प्रेरक हैं? तो जैविक प्रेरक हैं। क्रोध, भय और प्रेम ये जन्म से ही होते हैं। कृत्रिम प्रेरक की बात करें अगर, तो पुरस्कार है, दंड है, प्रशंसा है, निंदा, ये कृत्रिम प्रेरक हैं, ठीक है? तो कृत्रिम प्रेरक हैं जो ऐसे मोटिवेट करते हैं आपको, आपको कंडीशन आगे रख देते हैं कि अगर आपको पुरस्कार दिया जाएगा, आप ये काम कर लो, या दंड दिया जाएगा या प्रशंसा कर दें किसी की, तो ये कृत्रिम प्रेरक में आ जाते हैं। फिर आता है मनोवैज्ञानिक प्रेरक। इसमें रचनात्मकता और जिज्ञासा आ जाती है,
ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक प्रेरक में क्या आ जाएगा, रचनात्मक आ जाएगा और जिज्ञासा आ जाएगी। ठीक है, इन्हें आपको सीधा-सीधा याद करना है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में बन जाता है कि सामाजिक प्रेरकों के नाम लिखिए, मनोवैज्ञानिक प्रेरक कौन-सा होता है, 4 ऑप्शन दे दिए गए आपको। ठीक है, सामाजिक प्रेरक में आपको प्रतिष्ठा और सुरक्षा रहेगी क्योंकि समाज को देखकर हम मोटिवेट होते हैं। फिर आता है प्राथमिक प्रेरक। प्राथमिक प्रेरक जो है इसमें भूख, प्यास, कष्ट और यौन क्रियाएँ आ जाती हैं। ठीक है, ये प्राथमिक क्रियाएँ प्राथमिक प्रेरक हैं और द्वितीय प्रेरक में आपको प्रतिष्ठा और जिज्ञासा आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि जो प्राथमिक प्रेरक है और जो आपका जन्मजात प्रेरक है, ये एक ही हैं और द्वितीय प्रेरक की अगर बात करें तो ये सामाजिक प्रेरक में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि भूख, प्यास, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन-सा अर्जित अप्रेरणा के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ये पूछा गया कि भूख है, प्यास है, निद्रा है, प्रतिष्ठा है, इनमें से कौन-सा अर्जित मोटिवेशन के अंतर्गत आ जाता है? ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा था मोटिवेशन के टाइप, उसमें अर्जित वाला टाइप भी था। तो उसमें जो प्रतिष्ठा था, ये कैसा था आपका? तो ये अब अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। ठीक है, हम ये चीज़ अर्जित करते हैं प्रतिष्ठा समाज में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रेरणा उत्पन्न करने वाले प्रमुख स्रोत कौन से हैं? उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता या उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो हैं, सभी क्या करते हैं? मोटिवेशन उत्पन्न करते हैं। ये ऐसे स्रोत हैं, इनसे हमें मोटिवेशन मिलता है। उद्दीपक भी हमें मोटिवेट करता है काम करने को, इंटरेस्ट जो होता है, रुचि जो होती है, वो भी हमें काम करने को प्रेरित करती है। आवश्यकता अगर हमें किसी चीज़ की होती है तो उसके लिए हम काम करते हैं, तो वो भी हमें मोटिवेट करता है। तो ये सभी कारक हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही है। इसी के साथ आपका अभिप्रेरणा का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।